नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, काला हिरण शिकार मामले में फिलहाल आज फैसला सुनाएगा कोर्ट, जिसको लेकर सलमान खान की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सलमान खान पेश होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, झूठा एफिडेविट पेश करने के मामले पर आज फैसला जोधपुर कोर्ट में 3:30 बजे फैसला सुनाएगी जोधपुर कोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, काला हिरण मामले में सलमान खान की फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सलमान खान आज वहां पर मौजूद होंगे। तो फैसला आज अहम, जिस पर सभी की निगाहें। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। तो चलिए आज के अहम मुद्दे पर बढ़ते हैं। आपको बता दें कि भारत ने दम भरा है तो चीन का दम निकल गया है। जी हां, संसद के ऊपरी सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच पीछे हटने पर सहमति बन गई है। पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर दोनों सेनाएं प्राथमिक पोस्ट पर तैनात सैनिकों को पीछे करेंगी। चीन जहां उत्तरी तट पर फिंगर 8 के पूर्व में जाएगा, वहीं भारतीय सेना फिंगर 3 के पास स्थित मेजर ध्यान सिंह थापा पोस्ट पर रहेगी। उन्होंने कहा कि पेंगोंग झील से सेनाओं के पूरी तरह से हटने के बाद दोनों सेनाओं के बीच एक बार फिर से बातचीत होगी। उन्होंने सेना के बहादुर जवानों की तारीफ भी की। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया और अपने शौर्य और बहादुरी का परिचय दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति का हमारी द्विपक्षीय संबंधों पर बुरा असर पड़ता है। हमारी सशस्त्र सेनाओं की ओर से भारत की सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त और प्रभावी काउंटर तैनाती की गई है। एलएसी और सीमाओं पर शांति और स्थिरता कायम रखना द्विपक्षीय संबंधों के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पेंगोंग झील को लेकर हुए समझौते के मुताबिक चीन अपनी सेना को फिंगर 8 से पूर्व की ओर रखेगा। इसी तरह भारत भी अपनी सेना को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस पर रखेगा। पिछले साल सितंबर में इस गरिमामयी सदन के समक्ष मैंने एक विस्तृत वक्तव्य ईस्टर्न लद्दाख में भारत चीन सीमा पर हुई डेवलपमेंट्स के बारे में दिया था। मैंने यह बताया था कि चीन द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल-मई 2020 के दौरान ईस्टर्न लद्दाख की सीमा के समीप भारी संख्या में शस्त्र बल तथा गोला बारूद आदि इकट्ठा कर लिया गया था। चीन द्वारा एलएसी के आसपास कई बार ट्रांसग्रेशन का भी प्रयास किया गया था। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन सभी प्रयासों के दृष्टिगत उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी। राष्ट्र के साथ इस सदन ने भी उन वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी जिन्होंने भारत की सीमा की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था। आज मैं इस सदन को कुछ और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पेंगोंग लेक से पूर्व से पेंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पेंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा।
इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। तो संसद के ऊपरी सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव को लेकर ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच पीछे हटने पर फिलहाल सहमति बन गई है। पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर दोनों सेनाएं प्राथमिक पोस्ट पर तैनात सैनिकों को पीछे करेंगी। और फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ और साथ ही साथ बीजेपी से नेहा दुआ जुड़ गई हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, सीधा मैं आप ही के पास आऊंगी अनिल गौड़ जी। जिस प्रकार से भारत और चीन की सीमा पर तनाव देखा जा रहा था, अब जो जानकारी रक्षा मंत्री ने दी है कि दोनों अपनी अपनी सेनाओं को पीछे ले रहे हैं, तो क्या लगता है भारत ने चीन का दम निकाल दिया है अब? नेहा जी, ऐसा है कि मैं ये जो आज बयान दिया हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी ने जी, इसमें एक चीज तो आ गई है कि देयर इज अ थॉ इन द इंटेंशंस जो थी वहां पे। अब दूसरी बात यह है कि मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि हम जो है जो मिलिटरीली एडवांटेज है हमारा, हम उसको डिप्लोमेटिक तरीके में ना खो दें। और अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान आज तक जो है 47 से लेकर अभी तक हमेशा ये होता रहा है, जो भी हमारी मिलिट्री एडवांटेज होती है हम उसको डिप्लोमेटिक टेबल के ऊपर हम उसको गवा देते हैं। अब ये जो हमारा जो समझौता हुआ है इसमें आप देखिए हुआ क्या है। भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता था और कहता था फिंगर 8 तक जो है इलाका है वो हमारा अपना है। बिल्कुल। हमने अभी तक वहां पे सड़क नहीं बनाई, ये कमजोरी हमारी थी। चाइना ने वहां पे पूरा अपना परमानेंट बेस बना लिया था। अब ये डिसाइड हुआ कि जी आप अपने परमानेंट बेस पे चले जाइए जो फिंगर 3 पे है और चाइना रहेगा फिंगर 8 के ऊपर जी। वो जो बीच का इलाका है, क्योंकि हमारे पास सड़क नहीं है वहां पे पाने के लिए, तो हम उसके अंदर पेट्रोलिंग भी नहीं अभी कर सकते। और मेरे को ये लगता है कि जब बाद में समझौता होगा ये एक तरीके का नो मैन लैंड बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो जगह है ये हम भारत ने डिप्लोमेटिकली खो दी। दूसरी बात, जो समझौता जो राजनाथ जी ने कहा कि साउथ पैंगोंग पे ऊपर कुछ वहां पे भी जो है जो समझौता होगा वहां पे हमारे टैंक्स वगैरह का जो है उसका भी कुछ है कि वो मूव करेंगे। देखिए जो साउथ पैंगोंग के अंदर जो है जितनी पीक्स हमने ऑक्यूपाई की हैं वो हिंदुस्तान के इलाके के अंदर हैं। उसके अंदर कोई भी एलएसी का जो है बॉर्डर का उसका वो नहीं है कि हम एलएसी के पार गए हैं। ये एज पर ऑन ग्राउंड पोजीशन जो है उसके ऊपर है। अब ये हुआ क्या है कि वहां पे क्योंकि मोल्डो बेस है उनका, वो थ्रेटन हो रहा है, इसलिए चाइना यहां से तैयार हो रहा है इसे जाने के लिए। टेप्सांग प्लेन जो है जहां पे उसने हमें थ्रेटन किया हुआ है हमारे एयरफील्ड दौलताबाद ओल्डी को और श्योक दौलताबाद सड़क के ऊपर, वहां पे वो उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो ये जो चीज है हमें एक तरफ से तो चलो वेलकम करते हैं कि चलो एक इसके अंदर एक वो तनाव के अंदर थोड़ी कमी हुई है, पर फिर भी हमें अपना जो मिलिट्री एडवांटेज है उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम आगे की जो नेगोशिएशन करें चाइना के साथ ये ध्यान में रखें, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर चूक गए तो फिर वही हाल होगा कि हम डी फैक्टो जो है एलएसी जो है वो हम अपनी तरफ आते जा रहे हैं। चाइना को एक सलामी स्लाइसिस के अंदर हम उसको मदद कर रहे हैं। तो ये हमें बहुत जरूरी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए जवाब ले लेते हैं। नेहा दुआ हमारे साथ जुड़ी हुई बीजेपी से। जवाब दीजिए नेहा जी, क्या कहेंगी आप इस बारे में? जो ये फैसला लिया गया है भारत और चाइना के बीच जो ये समझौता हुआ है, इसे आप बहुत फ्रूटफुल तरीके से देखिए कि ये 8-9 महीने से यहाँ तकरीबन 1 साल से यहाँ पर इसी बात पे जद्दोजहद चल रही थी और हमारे कितने जवान जो है वहाँ पे शहीद हो गए।
सिर्फ इसी कारण कि उन्होंने अपनी जगह, अपनी पेट्रोलिंग की जगह, अपनी जगह को चाइना को हड़पने नहीं है, क्योंकि चाइना की हमेशा यही चाल रहती है कि वो दूसरे की जगह पे आता है और कहता है ये हमारी जगह है। हम पहले भी जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में और राजीव गांधी जी की सरकार में भुगत चुके हैं, लेकिन इस बार क्योंकि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व था, इस कारण हमारी सेनाओं ने जो डटकर मुकाबला किया, यही कारण है, यही वजह है कि चाइना देश जो कभी समझौते के लिए तैयार ही नहीं होता, उसकी हमेशा रणनीति यही रही है कि दूसरे की जगह पर कब्जा करो और कब्जे वाली जमीन को अपना करो और उसके बाद उस पर जो मर्जी करो। ये वो हमेशा से उसका ही चलन रहा है। लेकिन आज हमारी डिप्लोमेसी की वजह से ही मैं सर की बात से सहमत हूँ कि डिप्लोमेसी आनी नहीं चाहिए इन मामलों में, लेकिन अगर डिप्लोमेसी सर नहीं आती तो मुझे लगता है चाइना ये जमीन भी हड़प लेता और इतना प्रेशर हम पे डाल देता, जो कि अभी विपक्ष पार्टियां भी पिछले 7-8 महीने से आप देख रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी बार बार बोली जा रही थी हमारी सीमाओं के अंदर है चाइना, हमारी सीमाओं के अंदर है चाइना, और प्रधानमंत्री जी हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। अरे भाई, हाथ पे हाथ धर के कोई नहीं बैठा था, काम हो रहा था, यही काम हो रहा था जिससे आज हमने डिप्लोमेटिकली प्रेशर डाल के चाइना को उसी की औकात दिखा के उसको वापस खदेड़ा है। अब बात रही कि उसने डेवलपमेंट उस एरिया में, अपने एरिया में बहुत की, बिल्कुल सही बात है, यही कारण है। उसको तकलीफ जो हो रही थी वो यही था कि आज तक की सरकारें, आज से 4-5 साल पहले की सरकारें, जब कांग्रेस का टाइम था, यहाँ पर कोई सड़क निर्माण नहीं हुआ था, कोई पुलों का निर्माण नहीं होता था। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा बजट पेश किया गया, उसमें सबसे ज्यादा फोकस जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही था, और स्पेशली बॉर्डर इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे था। उसका सीधा साधा मतलब बजट में यही है कि हम अपनी सीमाओं को मजबूत कर रहे हैं। और अभी से ही नहीं, हम पिछले 5 साल से, जब से सरकार 6 साल से है, 5 सालों में जितना वहां निर्माण हुआ है, कोई भी इससे डिनाई नहीं कर सकता, नहीं कह सकता कि हमने वहां प्रोग्रेस नहीं की। और यही रीजन है कि चाइना डर गया कि यहाँ इन्होंने पुल भी बना लिए, भाई यहाँ तो इन्होंने सड़कें भी बना ली, यहाँ इनके सैनिक तो बड़े आराम से अब आजाए करेंगे। पहले ये सब चीजें उसके वहां होती थी, इसलिए वो शेर रहता था हम पे। अब जो है वो हमारी तरफ से ये चीज हुई है जिस वजह से वो डर गया, और डरने के कारण अब वो ये भी नहीं दिखा सकता कि मैं डर गया हूँ, क्योंकि वो अपने आप को तो शेर बोलता है, वो तो हर जगह पे जमीन हड़पता है। यही रीजन रहा कि थोड़ा टाइम जरूर लगा, पर आज वो कह रहा है मैं फिंगर 8 पे रहूंगा, और हमारे जो सैनिक हैं वो फिंगर 3 पे रहेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे। लेकिन अभी भी कुछ डिसएंगेजमेंट, मतलब अभी भी कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं जिसपे सरकार बात कर रही है, और वो भी बहुत जल्दी समझौता हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा सारा समझौता हो चुका है, लेकिन हाँ, ये हो गया कि अब वो वहां से डिप्लॉयमेंट, उसकी जो सोल्जर्स हैं वो डिप्लॉयड कर दिए जाएंगे, और हमारी आर्मी भी अपने एरिया में वापस आ जाएगी। और बीच की जो लैंड है, जिसे आप नो मैन लैंड कह रहे हैं, ऑफ कोर्स उस पे भी नजर रहेगी। ये नहीं कि हम वहां तक जाके कोई प्रोग्रेस नहीं करेंगे। हमारा टारगेट यही है कि हमारे जवान जो वहां इतनी ठंड में खड़े हुए थे, उन्होंने बर्फ में भी, बर्फबारी में भी, -30-40 डिग्री में भी जो जांबाजी दिखाई, उसके सामने जो चाइना के क्या कहते हैं, प्लास्टिक वाले सोल्जर्स थे, उन्होंने दम तोड़ दिया एक तरह से, क्योंकि हमारी सर्दी में हमारे जवानों को वहां रहने की आदत है। और चाइनीज चीजों का तो वही है, अच्छा माल 100 दिन और चाइना का माल 2 दिन। तो यही चाइनीज सोल्जर्स का भी हाल है कि वो वहां की सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से चाइना ने ये फैसला लिया है, और ये एक भारत की बहुत बड़ी कूटनीति की जीत है जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। जी, अनिल गौड़ जी, आपको क्या लगता है, चीन ने अपने कदम पीछे क्यों लिए हैं, और क्या चीन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि चीन के मंसूबे तो शुरू से पता है भारत को? देखिए, चीन के ऊपर तो विश्वास बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अभी आप देखिए, 96 और 99 के जो एग्रीमेंट हुए थे, उसके अंदर एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ट्रुप्स थे वहां पे, जो तिब्बत, ये जो ऑटोनोमस एरिया है, तिब्बत ऑटोनोमस एरिया जिसको ये कहते हैं चाइना के लोग, जो तिब्बत का इलाका इन्होंने हड़पाया हुआ है, और जो हमारा जो अक्साई चीन का इलाका है, इसके अंदर टोटल जो जब ये यूपीए सरकार थी, इन्होंने एग्रीमेंट किए, उसके अंदर एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ट्रुप्स रखे थे, और उन्होंने कहा जी ये इतने नंबर ऑफ ट्रुप्स होंगे और एलएसी ये होगा। पर एलएसी जो है ग्राउंड के ऊपर वो डिमार्केट नहीं किया। अब वो डिमार्केशन नहीं करने की वजह से
जो ये कहते हैं कि ये परसेप्शन है। अब चाइना अभी अपना क्लेम जो है वो नहीं छोड़ रहा, और वो उसके लिए तो सारा का सारा लद्दाख एरिया जो है वो उसका है। अब ये जो चीज है हमारे लिए एक चुनौती है, देखिए, क्योंकि अब इतने सालों से हमने कुछ काम नहीं किया, तो हमें अब वॉर फुटिंग पे करना पड़ेगा। हमारा जो डिफेंस बजट है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा, और वो बढ़ाने में अभी भी क्षमता नहीं है सरकार की। पिछली बार भी और इस बार भी कोई इतना खास बड़ा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें जिस हिसाब से चाइना अपना डिफेंस बजट करता है उस हिसाब से चाइना को चुनौती देने के लिए हमें भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। एक दूसरा, जो टोटल जो 96 और 99 के एग्रीमेंट के हिसाब से यहां पे टोटल जितनी फौज होनी चाहिए थी चाइना की, हमें चाहिए कि वही रहे, उससे ज्यादा फौज नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी फौज आती है, हम अपनी फौज को वहां कम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका इलाका जो है बड़ा प्लेन इलाका है, उनकी सड़कें जो है बिल्कुल बॉर्डर तक हैं, और किसी भी टाइम वो जो है बिल्डअप करके हिंदुस्तान की पोस्ट को है ओवररन कर सकते हैं। ये हमें पूरा जहन में रखना है जब भी हमारा डिप्लोमेटिक तरीके से ये बातें करते हैं। तीसरा, जो हमारा साउथ लद्दाख, सॉरी, जो ईस्टर्न लद्दाख के अंदर जो हमारा साउथ पैंगोंग एरिया है, जो अभी ये जो रिज लाइन हमने कैप्चर किया, रिंजिंगला, और जो हमारा ब्लैक टॉप वगैरह जो है कैप्चर नहीं कहेंगे, मैं कहूँगा हमने उसको अपनी सीमा के अंदर हमने जाके अपनी पोस्ट वहां एस्टेब्लिश की हैं, और बड़ी मुश्किल से की हैं। हमें किसी भी हालत में वो नहीं वकेट करनी है, क्योंकि अगर हम वो वकेट करेंगे, आपको मैं यकीनन कह सकता हूं कि आप 4 दिन के बाद देखेंगे कि चाइनीज वहां आके उसके उन पोस्ट को कैप्चर करेंगे, और वो उन्होंने कोशिश भी की है। आपको पता है इतने दिनों बीच में उनके साथ झड़प भी रही है, उन्होंने फायरिंग भी वहां की है। तो उनका मंसूबा ये है कि उनका जो नीचे बेस है, मोल्डो बेस जो है, जो बहुत बड़ा बेस है वहां पे, उसको हिंदुस्तानी जो पोस्ट है हमारी वो ओवरलुक कर रही हैं, और साथ में जो हमारे साउथ पैंगोंग में जो हमने ब्लैक टॉप एरिया वगैरह से जो है वो चाइनीज की जो फिंगर 8 के ऊपर भी जो डिप्लॉयमेंट है उसको भी ओवरलुक कर रही है। तो उनका मंसूबा यही है कि किसी तरीके से हिंदुस्तान यहां से अपनी फौजें वापस ले, और हम पहले कहेंगे जी एग्रीमेंट किया, और उसके बाद में हम उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे जिस हिसाब से वो करते आए हैं। और तीसरा जो है बहुत जरूरी जो है, जो गलवान घाटी और डेप्सांग प्लेन जो है, उसके अंदर जिस हिसाब से चाइना ने अपने आके वहां पे बैठे हैं, अपने बेस बना लिया हुआ है, वो हर हालत में वहां हमें खाली कराना है, क्योंकि वो एरिया हमारा एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एरिया ओवरलुक करता है, जिसका जो है दौलताबाग ओल्डी हमारा एयरफील्ड, प्लस हमारा जो शौक दौलताबाग ओल्डी रोड जो है, और आगे आपको पता है दौलताबाग ओल्डी से तकरीबन 12 किलोमीटर ही है काराकोरम पास, जो सबसे इंपॉर्टेंट पास है एक। अगर हिंदुस्तान उधर तक अपना ऑक्यूपाई करता है, तो कल को चाइना को जो ये एक सड़क अपनी कोशिश कर रहा है कि काराकोरम हाईवे और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बीच में एक ये कनेक्ट करने के लिए, उसको उसके अंदर दिक्कत रहेगी, कि उसको डर यही रहेगा कि अगर हिंदुस्तान काराकोरम पास के ऊपर है तो वो हमारे जो इस एरिया को थ्रेटन कर सकता है। तो ये जो अपनी हमारी मिलिट्री एडवांटेज है वो हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़नी। बाकी रही डिप्लोमेटिक तरीके से, मैं तो ये कहूंगा कि हमारा जो एक्साइज चीन का इलाका है, जो अभी तक चाइना ने कब्जा किया हुआ है इतने सालों से, हमें डिप्लोमेटिक तरीके से वो खाली कराना है, क्योंकि मिलिटरीली जरा मेरे को लगता है कि वहां पे टेरेन हिंदुस्तान के फेवर में नहीं है, थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो पर डिप्लोमेटिकली हमें प्रेशर बिल्ड करके वो सारा खाली कराना है, ताकि चाइना को ये लगे कि भाई अब हिंदुस्तान जो है, क्योंकि पहले का जो हिंदुस्तान नहीं रहा, अभी जिस हिसाब से हमने डिप्लॉयमेंट की और एक मंसूबा हमने दिखाया, अपना एक दृढ़ निश्चय दिखाया कि हम चाइना की ये हरकतें के बिल्कुल मंजूर नहीं है हमें, और हम अपने इलाके को बिल्कुल डिफेंड करेंगे, ये लेके हमें आगे 2 कदम और चलने हैं, ताकि हम जो है एक्साइज चीन और साथ में काराकोरम पास जो है, हम उसके आगे जाके हम अपने जो बेस लाइन है, जो हमारी एक्चुअल जो हमारे जो बॉर्डर था, हम उसको जो है वहां तक पहुंचे। ठीक है, जवाब दीजिए नेहा दुआ जी, आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी, किस प्रकार से, क्योंकि चीन के मंसूबे तो छिपे नहीं है भारत से। मैं सर की बात से सहमत हूँ कि उनका जो कंसर्न है इस चीज को लेकर कि हमारी जो सेनाएं हैं वहां पर, मतलब डिप्लोमेटिकली नहीं,
लेकिन उनको वहां मजबूत किया जाए। तो इसके लिए आप आश्वस्त रहें कि ये सरकार हमेशा से ही कानूनी प्रकरण में या अपनी आर्मी को लेकर कभी भी उन्होंने ऐसे फैसले नहीं किए जिससे कि आर्मी को शर्मिंदा होना पड़े कि हम हमारे साथ। तो हमेशा आर्मी, एयरफोर्स सब जानते हैं कि ये सरकार बिल्कुल उनके पीछे खड़ी है एक दृढ़ चट्टान की तरह। तो इस बात के लिए कंसर्न होना अच्छी बात है, लेकिन जैसे कि सर भी जानते होंगे कि अगर आप या हम में से कोई भी चाइना पे विश्वास नहीं करता, तो ऐसा तो है नहीं जो डिप्लोमेटिकली हमारे जो बड़े लीडर्स हैं, राजनाथ सिंह जी हैं या प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनको अचानक कुछ ऐसा हो गया और वो पूरा विश्वास उन पे करना शुरू कर देंगे कि चाइना जो कह रहा है, उसने कहा कि हम अपने सैनिक यहाँ से हटा रहे हैं, उससे समझौता किया और वो बिल्कुल वही कर देगा जो उसने कहा है। उसका चरित्र आज तक यही रहा है, जो वो कहता है उसे बहुत कम करता है, इवन करता ही नहीं है। ये बात सबको पता है, ये बात हिंदुस्तान को भी पता है, लेकिन उसने हिंदुस्तान के जो सैनिकों का दृढ़ निश्चय और जो उनकी दृढ़ता अभी देखी है, और हमें इसको डिप्लोमेटिकली मैं क्यों कह रही हूँ कि मोदी जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। आप देखिए, आज तक चाइना ने अपने जितने भी उसके इलाकों के आसपास के देश लगते थे, चाहे वो जापान हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ताइवान हो, सबकी जमीनों को हड़पा हुआ है। आज भारत ने जब ये कदम उठाया, पिछले 7-8 महीने से 1 साल से जो भारत और चाइना के बीच चल रहा है और ताइवान और चाइना के बीच चल रहा है, और ना ताइवान ने हार मानी, ना इसी कारण जापान ने भी कदम उठाया, और जापान भी आज वहां पर सीमाओं पे आप देखेंगे वहां भी चाइना का विवाद चल रहा है। तो ये डिप्लोमेटिकली है कि सारे जो थे चाइना के दुश्मन वो इस वक्त एक हो चुके हैं और उन्होंने चारों तरफ से चाइना को घेर लिया। और सबसे बड़ी बात, इस पे अमेरिका ने भी जो प्रतिक्रिया दी है वो साफ और स्पष्ट है चाइना के लिए। है कि उसको पीछे हटना पड़ा। आज तक होता था, वो सारी जमीनें हड़पता था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र या बड़े बड़े देश हमारा साथ नहीं देते थे, कभी भी नहीं देते थे। लेकिन यही कूटनीति जो विदेशी के ये प्रधानमंत्री जी किसी बात पे बोलते हैं तो उसे सुना भी जाता है, उसको माना भी जाता है। आप उसको देखिए, पाकिस्तान को, उसकी आज क्या हैसियत है, वो जाके किसी भी कंट्री में अपनी बात रखता है तो उसकी बात को एक तरह से इग्नोर मारा जाता है क्योंकि वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ हमारी कूटनीति की वजह से, हमारे प्रधानमंत्री जी की एफर्ट्स की वजह से हुआ है कि आज अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे भी सब तरफ से हमें सपोर्ट मिल रहा है और चाइना को नीचे गिराया जा रहा है, उसे उसकी वीटो पावर भी यूज करने से रोका जा रहा है कि ऐसे मनमानी नहीं चलेगी, ऐसे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इस कारण आज वो एग्रीमेंट, पहले का जो एग्रीमेंट हुआ उसमें और आज के हालात में बहुत फर्क है। फर्क यही है कि आज बाकी देश भी खड़े हुए हैं भारत के साथ कि हाँ, चाइना ने हमारी जमीन भी हड़पी है, जैसे भारत ने अपनी अच्छी मिसाल पेश की है कि पीछे ना हटके, वैसे ही आज ताइवान में भी हो रहा है, वही आज सेम जापान में भी हो रहा है। इस कारण आज जो चाइना पीछे हुआ है, इसका सीधा साधा मतलब यही है, कूटनीति, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, जो कि बहुत जरूरी है। और रही बात हमारे सैनिकों पे, हमें गर्व है कि वो वहाँ खड़े हुए हैं और उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि चाइनीज कैसे लोग हैं, जो कहते हैं वो नहीं करते। चाहे हमारी सेनाएं थोड़ा इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमारी जो नजरें हैं ना, वो हमेशा चाइना के ऊपर रहेंगी सर। इसलिए आपकी चिंता जायज है, हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन आप इत्मीनान रखिए कि जो वहाँ बड़े लोग फैसले ले रहे हैं वो भारत के हित में है, देश के हित में है। ठीक है अनिल गौड़ जी, पूरी जीत ना सही, पहला कदम तो इसे मान सकते हैं। आगे और धीरे धीरे, जिस प्रकार से कह रही हैं नेहा जी कि आगे और प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन पहली जीत इसे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं दबाव के चलते चीन को अपने कदम वापस लेने पड़े हैं। देखिए, मैं फिर नेहा जी को एक चीज बताऊंगा जी। आपने जो कहा, आपने अब ये फैसला ले लिया कि हिंदुस्तान की फौज जो है वो फिंगर 3 पे मेजर ध्यान सिंह थापा के बेस पे रहेगी और चीन की जो फौज है वो फिंगर 8 पे रहेगी। तो आपने ये जो इलाका है बीच का, जिसके ऊपर हमारा क्लेम था, वो आपने इग्नोर कर दिया।
होना ये चाहिए था कि हमारी फौज वहां पूरी की पूरी तैनात रहेगी, आगे तक रहेगी, क्योंकि हमारा जो इलाका है हम उसको फिगर 8 बल्कि 8 के आगे भी था, पर क्योंकि अब ये पिछली कार्रवाई हो चुकी है, वहां पे उन्होंने बेस बना दिया था, तो चलो वहां तक। अब आपने फिगर 3 पे आ गए हैं आप, और आपके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है उस हिसाब का जिस हिसाब से चाइना का है कि उनके पास पूरी सड़क है उधर आने के लिए। तो ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, तभी मैं कहता हूं कि डिप्लोमेटिकली हमें अपना जो मिलिट्री सुपियोरिटी है वो हम हमेशा खोते हैं, और ये एक उसका एक उदाहरण है। मैं जवाब ये नहीं दीजिए। कहता कि हम उसके अंदर ये जो कूटनीति है हमारी उसके अंदर कोई कोई फर्क आ रहा है, पर यह है कि कूटनीति जो है हमारी एंड पे आके वो कहीं ना कहीं हम उसके अंदर वहां जो है हम उसके अंदर थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं, चलिए क्योंकि जवाब दीजिए। ठीक साथ है। में वो बोल रहे हैं, जी जी जी, बात की जी साथ पूरी में बोल कीजिए। रहे हैं कि वो साउथ पैंगोंग वाला इलाका का। अब देखिए जो गलवान घाटी के अंदर जहां हमारे कर्नल सुरेश बाबू और 20 हमारे जवानों की शहादत हुई थी, उस एरिया के बारे में कुछ नहीं बोलते वो, क्योंकि वो वहां से जो उस हिसाब से ऊपर का इलाका है वो नहीं खाली करना चाहते। तो हमें जो जो भी ये फैसला लेना है वो ये सोच समझ के लेना है, क्योंकि मेरे को जो है, और मैं ये मेरे को इसमें कोई संकोच नहीं है बोलने में, कि मेरे को ये लगता है कि कल जब एग्रीमेंट होगा तो हो सकता है हमें जो ब्लैक टॉप और ये रजिंगला वगैरह जो एरिया है वहां भी खाली करना पड़े, और वहां से हमारे टैंक भी वापस लेने पड़े नीचे स्पेंगर गैप से। तो ये अगर होगा तो, क्योंकि ये हो चुका है पिछले भी पीछे भी, और इसीलिए मेरे को ये डर है कि कल को ये ना हो वहां पे। इसीलिए जो मेरे मेरे जो है ये मैं आपको एक एक एज ए मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि बिल्कुल। ये जो चीज है ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो अफसोस ये होता है कि वो मिलिट्री एडवाइस लेते नहीं है, और वहां पे जो जाके जिस हिसाब से वो फैसला कर आते हैं तो ये उसमें बात जो है वहां पे गड़बड़ा जाती है। तो जवाब एक बड़ा दीजिए। क्लोज लाइजन जो है बहुत जरूरी है, चलिए ठीक और है। हमारा जो एक स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक जो है वो बनना बहुत जरूरी है, ताकि हम चाइना को कैसे कंटेन करें अगले आने 100 सालों तक, उसकी बिल्कुल भी वो बने पूरी, हम बिल्कुल। उसकी पॉलिसी बनाएं और उसी हिसाब से कार्रवाई करें। चलिए ठीक है अनिल गौड़ जी, जवाब दीजिए। नेहा जी समय का अभाव है, जल्दी से जवाब दीजिए। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया यहाँ पर अनिल गौड़ जी ने, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी मैं सर को यही कहना चाहूंगी कि आपने जो अपना कंसर्न दिखाया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपका ये कहना कि हम मतलब ये जो सरकार है वो आर्मी के लोगों से सलाह नहीं लेती, यहाँ मैं आपकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। नरवणे साहब बहुत बार आए, हमेशा कोई मीटिंग होती है उसमें डिफेंस एयरफोर्स चीफ कमांडर्स को रखा जाता है जो उच्च पदाधिकारी हैं। ठीक है, सबको नहीं, वो एक आपको भी पता होता है कि सिक्योरिटी रीजंस होते हैं कि बात बाहर लीक ना करे, इसलिए कुछ ऑफिशियल्स होते हैं जो टॉप सीनियर लेवल के, उनके साथ वार्ता की जाती है, उनसे सलाह ली जाती है, उनसे पूछा जाता है कि अब आप बताइए, क्योंकि सरकार देश चला रही है, वो सरकार चला रही है, लेकिन जो वहां बैठे हैं सैनिक वो हमें सलाह देते हैं, वो बताते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सरकार कभी भी आप ऐसा मत सोचिए, अपने दिमाग में भी मत आने दीजिए कि हम लोग जो है वो डिफेंस से सलाह मशवरा नहीं करते, हमेशा किया जाता है। और अभी भी राजनाथ सिंह जी ने एक बात बिल्कुल हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्पष्ट तौर पे, आप उनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, अभी जारी है एग्री नहीं है, और चाइना के साथ ये बात हमारी जारी है। देखिए उस पर कब जाके समझौता होता है, ये अभी इतने आराम से तो चाइना भी नहीं मानेगा जो आप बात कह रहे हैं या जो हमारा देश चाहेगा। ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि फिंगर 3 हमारे पास है, फिंगर 8 उनके पास है, उसके बीच का भी कुछ इलाका जो हमारे पास आ चुका था, जो गलवान घाटी जहां पर हमारे सैनिकों ने शहादत दी, बिल्कुल करूंगा, वो इलाका हमारे पास आ नहीं चुका था, वो इलाका हमारा है, बिल्कुल फिंगर 8 वाला इलाका भी हमारा है, हमारा इलाका पूरा एक साई चिन्ह का है। ये जो ये मानसिकता जो है ना, ये इसकी बात मैं कर रहा हूं। देखिए अब ये कुछ समझौते पूरी तरह से
चलिए, समय का अभाव है। नेहा जी आपको रोकना चाहूंगी, अनिल गौड़ जी आपको भी रोकना चाहूंगी। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा जो है वो लगातार की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी, क्योंकि चीन के मंसूबे किसी से छुपे नहीं है। हालांकि समझौते से अगर बात बनती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना भारत तो अपना दम हमेशा दिखाएगा ही। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।